ओके। हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राज दीक्षा परिवार पर। राजस्थानी लोक संस्कृति में हम राजस्थानी साहित्य वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और इससे पहले आपके राजस्थानी साहित्य की जो क्लासेज हुई है उसमें हमने राजस्थानी साहित्य के जो है वो वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है। राजस्थानी साहित्य को लिखने के जो अलग अलग रूप है जिसमें हमने पढ़ा कि भाई रासो क्या है, ख्यात क्या है, प्रकाश किसको कहते हैं, दोहा किसको कहते हैं। आज अपने साहित्य वाले टॉपिक को आगे जो है वो बढ़ाएंगे और कुछ एक शब्द और पढ़ेंगे कि राजस्थानी साहित्य में जैसे वैली किसको कहते हैं, वचनिका किसको कहते हैं, दवावेद किसको कहते हैं। इस प्रकार के जो शब्दावली है उनके बारे में आज की क्लास में और अपने जानेंगे। तो राजस्थानी साहित्य के लिखने के प्रकार जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं और आज अपने राजस्थानी साहित्य में पढ़ेंगे एक तो वैली साहित्य। वैली साहित्य राजस्थानी साहित्य में आपने ऐसे कई सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, विशेष करके वैली किशन रुक्मणी जी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और महादेव पार्वती जी वैली आरपीएससी ने कई बार पूछा है। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि साहित्य में वैली होती क्या है, वैली किस प्रकार की रचनाएं होती है, कैसे लिखी जाती है, इनकी मुख्य विषय वस्तु क्या होती है, इन सब चीज़ों का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। देखिए, वैली जो रचनाएं होती है वो हिंदी, संस्कृत और डिंगल तीनों में लिखी गई है। और वैली साहित्य का हम इतिहास देखें तो वैली साहित्य का जो इतिहास है बड़ा प्राचीन है। 11वीं शताब्दी से वैली साहित्य रचना जो है वो प्रारंभ मानी जाती है और 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक ये जो रचनाएं हैं 11वीं सदी से 19वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में जो वैली साहित्यिक रचनाएं हैं वो रची गई है, लिखी गई है। वैली शब्द जो है वो संस्कृत का एक शब्द है वलरी। वैली शब्द की हम उत्पत्ति देखें तो वैली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत का एक शब्द है वलरी, जिसका मतलब होता है श्रृंखला, बैल कह सकते हो हम। श्रृंखला या बैल, यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो वैली रचनाएं होती है वो लंबी कविताओं के रूप में लिखी जाती है। अब इनके विषय अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। साधारणतः वैली जो रचनाएं होती है उसके 3 प्रकार हैं। पहली चीज तो वैली रचनाएं होती क्या है तो आपको ध्यान रखना है, लंबी कविताओं के रूप में, कविताओं की एक श्रृंखला के रूप में जो रचनाएं लिखी जाती है वो रचनाएं वैली साहित्य होती है। लंबी कविताओं के रूप में वैली रचनाएं लिखी जाती हैं। विशेष करके अपने ये ध्यान रखना है कि जो वैली रचनाएं हैं वो 3 प्रकार की होती है। वैली जो है वो धार्मिक रचनाएं भी होती है, जैन साहित्य में भी होती है, भक्ति धार्मिक के साथ साथ आपको ध्यान रखना है वीर रस की रचनाएं भी होती है। तो वैली साहित्य के 3 भेद हैं। ये एक तो आपको ध्यान रखना है जैन शैली की रचनाएं भी होती है। जैसे अपने राजस्थानी साहित्य की सबसे प्राचीन जो वैली है वो है राहुल देवरी वैली। राहुल देव नाम की कोई जो वैली रचना है उसमें नायिकाओं के विभिन्न भेदों का, अलंकारों का एक तरह से वर्णन किया गया है, जो रोडो नाम के कोई जैन कवि थे उसके द्वारा लिखा गया। 11वीं शताब्दी के आसपास की वो वैली रचना है। तो एक तो जैन शैली की वैली रचनाएं होती है, एक धार्मिक रचनाएं होती है। विशेष करके जो डिंगल में वैली लिखी गई थी वो धार्मिक और वीरता दोनों पे लिखी गई थी। जैसे हम पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ ने जो वैली रचनाएं लिखी थी वो वैली किशन रुक्मणी जी जो लिखी थी वो धार्मिक रचना है। वीर रस की वैली रचनाएं भी होती है। वैली जो रचनाएं होती है वो वीर रस पर आधारित भी होती है, जिसमें किसी योद्धा की वीरता का भी बखान किया जा सकता है। तो कविताओं की जो लंबी श्रृंखला लिखी जाती है वो अपभ्रंश में भी हो सकती है, जैन साहित्य में भी हो सकती है, हिंदी साहित्य में भी हो सकती है और विशेष करके अपने राजस्थानी साहित्य में जो वैली रचनाएं लिखी गई वो डिंगल में लिखी गई थी, डिंगल शैली में लिखी गई थी। वैली रचना 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच लिखा गया साहित्यिक रूप है। अपने वैली साहित्य में जो उदाहरण ध्यान रखने हैं कि कौन कौन सी वैली रचनाएं हैं, तो उनमें कुछ एक नाम आपको विशेष करके 4-5 वैली जो उदाहरण है ग्रंथों के नाम जो है वो अपने याद रखने हैं। जैसे वैली साहित्य में सबसे प्राचीन जो वैली है वो है राहुल देवरी वैली। राहुल देवरी वैली ये वैली साहित्य की पहली रचना मानी जाती है।
11वीं शताब्दी के आसपास इसका रचना काल है और इसके जो लेखक हैं वो है रोडो। रोडो नाम के कोई जैन कवि हैं, उनके द्वारा वेली रचना लिखी गई थी, पहली रचना, और उसका नाम है राहुल देवरी वेली। राजस्थानी साहित्य की सबसे प्राचीन वेली रचना है ये। राजस्थानी साहित्य की सबसे प्राचीन वेली रचना है। तो आपको ध्यान रखना भी, वेली साहित्य में जो पहली रचना है राजस्थानी साहित्य में वो है राहुल देवरी वेली, जिसके लेखक है रोडो नाम के कोई जैन कवि। 11वीं शताब्दी के आसपास इसका रचना काल है। रचना काल जो है वो 11वीं सेंचुरी के आसपास है। तो वेली साहित्य की शुरुआत ही लेखन की हम देखें तो 11वीं शताब्दी के आसपास हुई थी और उसी समय की ये रचना आपको ध्यान रखना है। तो पहली रचना तो आपको ध्यान रखना है राहुल देवरी वेली। राहुल देवरी वेली के बाद में दूसरी वेली रचना आपको ध्यान रखना है किशनजीरी वेली। ये एक धार्मिक रचना है, किशनजीरी वेली। एक तो बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणी, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ेंगे अपने। एक किशनजीरी वेली भी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण पर लिखी हुई रचना है एक तरह से। किशनजीरी वेली जो रचना है वो एक महान संत हुए थे जिनका नाम है करमसिंह सांखला। करमसिंह सांखला ये अपने राजस्थानी साहित्य में एक महान संत साहित्यकार हुए थे। जैसे ईश्वरदास जी के बारे में आपने पढ़ते हैं, मीरा के बारे में पढ़ते हैं, वैसे एक संत हुए थे करमसिंह सांखला। करमसिंह सांखला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण पे एक वेली रचना लिखी गई थी, किशनजीरी वेली। वेली रचनाओं में सबसे लोकप्रिय जो रचना है वो है आपके वेली कृष्ण रुक्मणी। वेली कृष्ण रुक्मणी ये जैसे हर पेपर में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। वेली कृष्ण रुक्मणी बहुत ऐतिहासिक रचना है, बहुत लोकप्रिय रचना है, वेली किशन रुक्मणी। इसके बारे में तो अपने याद रखना ही रखना है। वेली किशन रुक्मणी बीकानेर के महान साहित्यकार कवि पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई थी। इसके जो लेखक है वो बीकानेर के महान साहित्यकार पृथ्वीराज राठौड़ है। बीकानेर के राजा कल्याणमल के बेटे पृथ्वीराज राठौड़। आगे साहित्यकारों में पढ़ेंगे अपने अकबर के दरबारी कवि, जिनको राजस्थानी साहित्य में अपने पीथल कहते हैं, पीथल के नाम से लोकप्रिय है पृथ्वीराज राठौड़, जो एक महान कवि होने के साथ साथ महान एक ज्योतिषी भी थे, महान एक कुशल योद्धा भी थे, है ना। इसीलिए इनकी तुलना हेरोन्स से की गई। एलपी टेसीटोरी तो इनको डिंगल का हेरोन्स कहता है। कर्नल जेम्स टोड तो इनके बारे में ऐसा कहता है कि मारवाड़ के राठौड़ एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में तलवार लेकर पैदा होते हैं। वो लिखना भी जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं। इसका श्रेष्ठ कोई उदाहरण है तो वो बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ है। तो इनकी खूब सारी रचनाएं हैं, पर इनकी सबसे लोकप्रिय जो रचना है वो वेली कृष्ण रुक्मणी है। वेली कृष्ण रुक्मणी जो ग्रंथ है इसमें टोटल 305 छंद हैं। छंदों की संख्या आपको ध्यान रखना है 305 है। इसकी भाषा और शैली दोनों ही डिंगल है। ये जैसे आरपीएससी ने खूब बार पूछा है वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की भाषा और शैली कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है डिंगल। डिंगल वैसे चारणों की मुख्य शैली होती थी, वीर रस की शैली होती थी, तो इस ग्रंथ की जो भाषा और शैली है वो भी आपको ध्यान रखना है डिंगल है। एक क्वेश्चन जैसे पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, वेली कृष्ण रुक्मणी जो है इसमें कौन सी बोली का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखना उत्तरी मारवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ जो है इसमें उत्तरी मारवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मारवाड़ी को भी 4 भागों में बांटा गया है क्षेत्र के आधार पर। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के आसपास की जो मारवाड़ी है उसको अपने उत्तरी मारवाड़ी कहते हैं। जालोर, सिरोही, बाड़मेर ये जो क्षेत्र है, पाली, है ना, यहाँ की जो मारवाड़ी है, बाड़मेर नहीं, जालोर, पाली, सिरोही के आसपास की जो मारवाड़ी है, यहाँ की मारवाड़ी को दक्षिणी मारवाड़ी कह सकते हो। बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र की जो मारवाड़ी है उसको पश्चिमी मारवाड़ी कहते हैं, जहाँ डटकीर, दाटीर इस प्रकार की बोलियाँ बोली जाती है। तो इसमें जो मारवाड़ी है वो उत्तरी मारवाड़ी है, उत्तरी मारवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज राठौड़ कृत वेली कृष्ण रुक्मणी जो ग्रंथ है इसमें आपको ध्यान रखना है उत्तरी मारवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। फिर आपको ध्यान रखना है इसी ग्रंथ को सिरोही के कवि हुए दुर्साजी आढ़ा, बहुत लोकप्रिय कवि है, राणा प्रताप के दरबारी कवि थे दोनों ही कवि। दुर्साजी आढ़ा की रचनाएं आगे पढ़ेंगे अपने, किरतार, बावनी, विरुद्ध क्षेत्री, खूब सारा साहित्य उन्होंने लिखा है। दुर्साजी आढ़ा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। दुर्सा आढ़ा ने इस ग्रंथ की तुलना, इस ग्रंथ को पंचम वेद और 19वां पुराण कहा है। पंचम वेद
व 19वां पुराण। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। दुर्साहडा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है? तो आपको ध्यान रखना है वेली किशन रुक्मणी। कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ की तुलना 10,000 हाथियों की शक्ति के बराबर की है। कर्नल टोड ने इस ग्रंथ की तुलना 10,000 हाथियों की शक्ति के बराबर की है। ये कई बार पूछा गया है। दुर्साहडा ने किस ग्रंथ को पंचम वेद और 19वां पुराण कहा है? तो आपको ध्यान रखना है वेली किशन रुक्मणी। तो वेली रचना में आपको ये सबसे लोकप्रिय है, ये याद रखनी है वेली किशन रुक्मणी, जिसके लेखक बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ हैं। वेली रचना में एक दो उदाहरण और याद रखना है अपने। जैसे एक रचना है महादेव पार्वती री वेली, महादेव पार्वती री वेली, महादेव पार्वती री वेली। जिस प्रकार वेली कृष्ण रुक्मणी एक धार्मिक रचना है, वैसे महादेव पार्वती री वेली भी एक धार्मिक रचना है, जिसके लेखक है किसना जी आढ़ा। किसना आढ़ा एक चारण कवि है। इन्होंने महादेव पार्वती री वेली लिखी है। महादेव पार्वती री वेली के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है किसना जी आढ़ा। इसके अलावा एक नाम आपको और ध्यान रखना है, राणे उदय सिंह री वेली, राणे उदय सिंह री वेली, उदय सिंह री वेली। ऐसे लिखा गया है भाई, ये उदय सिंह है ना, सिंह नहीं लिखा हुआ है। राणे उदय सिंह री वेली। राणे उदय सिंह री वेली नाम का जो ग्रंथ है, ये रामाजी सांधू, हल्दीघाटी युद्ध में आप पढ़ते हो मालाजी सांधू, रामाजी सांधू, ये महान साहित्यकार भी थे और हल्दीघाटी युद्ध में बड़ी जोरदार वीरता दिखाई है। मालाजी सांधू जिन्होंने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में महाराणा प्रताप का जोलना भी लिखा। तो रामाजी सांधू भी हल्दीघाटी युद्ध के महान सेना नायक थे और एक महान कवि भी थे। तो रामाजी सांधू ने राणे उदय सिंह री वेली, महाराणा उदय सिंह जी पे लिखी इन्होंने राणे उदय सिंह री वेली, आपको ध्यान रखना है। तो वेली रचनाएं में ये सारी रचनाएं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विशेष करके ये ग्रंथ अपने याद रखना है। वेली किशन रुक्मणी के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वीराज राठौड़। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, राव रतन सिंह री वेली, राव रतन सिंह री वेली, राव रतन सिंह री वेली। बूंदी के राजा राव रतन सिंह हाड़ा जो है, उनकी प्रशंसा में ये लिखी गई है राव रतन सिंह री वेली। राव रतन सिंह री वेली के लेखक है कल्याणदास, कल्याणदास। ये कल्याणदास महान साहित्यकार, जाड़ाजी मेहड़ू जो चारण कवि थे, बड़े साहित्यकार थे, जाड़ाजी मेहड़ू के पुत्र थे कल्याणदास। कल्याणदास के द्वारा बूंदी नरेश रतन सिंह पे ये वेली लिखी गई थी, जिसमें टोटल 121 छंद है। बूंदी के शासक रतन सिंह, बूंदी के शासक रतन सिंह की प्रशंसा में ये कही गई है। तो बूंदी के राजा रतन सिंह की वीरता पे लिखी गई है राव रतन री वेली। तो वेली रचनाओं में ये कुछ एक ग्रंथ अपने ध्यान रखना है। पहली आपको ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन जो वेली रचना है वो है राहुल देवरी वेली, और सबसे लोकप्रिय जो वेली रचना है वो है वेली कृष्ण रुक्मणी, जिसके लेखक बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौड़। चलिए, साहित्य की जो अगली शब्दावली है वो है आपके दवावेत, दवावेत। 18वीं शताब्दी के आसपास डिंगल के जो चारण कवि थे, उन्होंने बढ़ चढ़ करके दवावेत रचनाएं लिखी हैं। इसलिए दवावेत के बारे में पूछ लेते हैं कि दवावेत क्या है, या इसकी परिभाषा दे देंगे, पूछेंगे कि इन रचनाओं को क्या कहा जाता है। तो पहली चीज तो अपने ये पता होना चाहिए कि दवावेत होती क्या है। देखो, अरबी जो भाषा है उसमें एक शब्द है बेंत। बेंत कोई एक विशेष प्रकार का छंद है। जैसे अपने हिंदी साहित्य में छंद होते हैं, वैसे अरबी लिटरेचर में जो छंद होता है, छंद के रूप में जो बोला जाता है उसको बोलते हैं बेंत। इसी बेंत से दवावेत शब्द बना हुआ है। तो राजस्थानी साहित्य की ऐसी रचनाएं जिसमें अरबी, उर्दू और फारसी शब्दों का बहुतायत प्रयोग किया जाए, ठीक है। डिंगल में भी लिखी गई है विशेष करके, पर अरबी, फारसी और उर्दू शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है। तो उन राजस्थानी रचनाओं को क्या कहा जाता है? दवावेत कहा जाता है। ये रचनाएं जो है 18वीं शताब्दी के आसपास दवावेत रचनाएं लिखी गई थी। प्रश्न आता है, वह राजस्थानी रचनाएं जिसमें अरबी, उर्दू और फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग होती तो राजस्थानी रचनाएं हैं, पर बीच बीच में अरबी के शब्द लिख दिए, जैसे मान लो उर्दू के शब्द लिख दिए, है ना। तुकबंदी की रचनाएं होती है विशेष करके, ठीक है। मिश्रा जिसको बोलते हैं साहित्य में, मिश्रा और तुकबंदी पर आधारित ये रचनाएं होती है, और इसमें बीच बीच में उर्दू के शब्द दे देते हैं।
अरबी के शब्द लिख देते हैं, ठीक है। वह राजस्थानी रचनाएं वह राजस्थानी रचनाएं जिनमें अरबी फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग हो, अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग हो, तो उन राजस्थानी साहित्यिक रचनाओं को क्या कहा जाएगा? दवावेद कहा जाएगा। दवावेद जो है वो एक तरह से तुकबंदी पर आधारित मिसरा होता है, तुकबंदी की रचनाएं होती है एक तरह से। 18वीं शताब्दी के आसपास डिंगल के कवियों ने खूब सारी दवावेद रचनाएं लिखी है, ठीक है। और इनमें जैसे 2-3 उदाहरण आपको ध्यान रखना है दवावेद में एक तो आपको ध्यान रखना है महाराज श्री अजीत सिंगरी दवावेद, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह पे लिखी हुई है, महाराज श्री अजीत सिंगरी दवावेद। एक तो दवावेद रचना में आपको ये ध्यान रखना, महाराज श्री अजीत सिंगरी दवावेद, महाराज श्री अजीत सिंह जी दवावेद, जोधपुर के राजा अजीत सिंह पे लिखी हुई है। अजीत सिंह जी के साथ साथ उनके सामंतों का भी वर्णन किया गया है और उनके दरबारी कवियों का वर्णन भी इस किताब में किया गया है। लेखक कौन है तो आपको ध्यान रखना है, लेखक है इसके द्वारकादास ददवाड़िया, द्वारिकादास ददवाड़िया। ददवाड़िया चारणों की एक गोत्र है, इसी गोत्र में श्यामलदास जी का जन्म हुआ था, कवि राजा श्यामलदास आगे साहित्यकारों में पढ़ेंगे। द्वारिकादास ददवाड़िया, तो द्वारिकादास ददवाड़िया जी के द्वारा जोधपुर नरेश अजीत सिंह के काल की एक वेली रचना आपके दवावेद रचना लिखी गई है। इसमें आपको ध्यान रखना जोधपुर के शासक अजीत सिंह, जोधपुर के शासक अजीत सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। दूसरी जो दवावेद रचना है वो है अखेराज सोनग्रारी दवावेद, अखेराज सोनग्रारी दवावेद। अखेराज सोनग्रा सिरोही के देवड़ा शासक थे चौहानों में, अखेराज सोनग्रा या अखेराज देवड़ा, अखेराज देवड़ारी दवावेद। देवड़ा चौहानों की एक शाखा है जिन्होंने सिरोही के आसपास शासन किया था। तो अखेराज देवड़ारी दवावेद जो है इसके लेखक मेड़ू बिहारी दास है, मेड़ू चारणों की एक गोत्र है और कवि का नाम है बिहारी दास, मेड़ू बिहारी दास। ये अखेराज देवड़ा आपको ध्यान रखना है सिरोही के राजा हैं। अपने राजस्थान में चौहानों की खूब सारी शाखाएं रही है, देवड़ा है ना, देवड़ाओं के अलावा खींची चौहान जैसे गागरोन शासित रहा है, हाड़ा चौहान जैसे हाड़ौती वाला क्षेत्र रहा है, सोनग्रा चौहान जैसे जालोर के आसपास वाला राज्य रहा है। वैसे ही देवड़ा जो चौहान है जैसे समर देवड़ा, सुल्तान देवड़ा तो बड़े सूरवीर राजा हुए थे। तो अखेराज देवड़ा जो औरंगजेब के काल के थे उनकी वीरता पर, उनकी उपलब्धियों पर यह रचना लिखी गई अखेराज देवड़ारी दवावेद, जिसके लेखक आपको ध्यान रखना कौन है? मेहड़ू बिहारी दास। मेहड़ू चारणों की गोत्र है, कवि का नाम है बिहारी दास, ठीक है। तो ऐसे खूब सारी दवावेद रचनाएं लिखी गई है। तो जिन राजस्थानी रचनाओं में विशेष करके अरबी शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाए, अरबी छंद जो बेत है उसी से दवावेद शब्द बना हुआ है, ठीक है। चलिए राजस्थानी साहित्य की शब्दावली में 2-3 चीजें और पढ़ लेते हैं अपने। दवावेद और वेली के बाद में एक शब्द है वचनिका, वचनिका साहित्य। वचनिका साहित्य जैसे आपने उदाहरण के तौर पे कई ग्रंथ पढ़े होंगे, विशेष करके अचलदास खिंचरी वचनिका। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर पेपर में ही आरपीएससी ने पूछा है, अधीनस्थ बोर्ड ने हर पेपर में पूछा है, आरपीएससी ने हर पेपर में पूछा है। तो वचनिका कहते किसको है? देखिए वचनिका जो रचनाएं होती हैं ये गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाने वाली मिश्रित रचनाएं हैं, तुकबंदी की रचनाएं जिसमें किसी राजा की, शासक की उपलब्धियां और उसकी प्रशंसा और उसकी वीरता का वर्णन किया जाता है। वचनिका जो है ये भी डिंगल शैली में लिखी जाती है। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना, गद्य और पद्य की मिश्रित शैली में लिखी जाने वाली तुकांत रचनाएं हैं ये। गद्य और पद्य का जो मिश्रण होता है उसको अपने हिंदी साहित्य में कहते हैं चंपू शैली। तो गद्य व पद्य की मिश्रित शैली में
ये गद्य में भी लिखी जाती है और पद्य में भी लिखी जाती है। गद्य व पद्य की मिश्रित शैली में लिखी जाने वाली तुकांत रचनाएं, तुकांत रचनाएं। तो गद्य और पद्य की मिश्रित शैली में लिखी जाने वाली तुकांत रचनाओं को अपने क्या बोलते हैं? वचनिका साहित्य बोलते हैं। वचनिकाओं में विशेष करके किसी योद्धा की वीरता, शासकों की उपलब्धियां आदि का वर्णन किया जाता है। राजा की वीरता का वर्णन कर सकते हैं, राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। विशेष करके वीरता पर वचनिका रचनाएं लिखी गई है। वचनिका जो है ये भी डिंगल शैली की रचनाएं होती हैं। चारण साहित्य का एक पार्ट है वचनिका साहित्य। अपने वचनिका ग्रंथों में एक दो उदाहरण ध्यान रखने। वचनिका ग्रंथों में सबसे लोकप्रिय जो वचनिका है वो है अचलदास खिंचीरी वचनिका। हर पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अचलदास खिंचीरी वचनिका, अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचलदास खिंचीरी वचनिका। अपने खिंची चौहानों का एक राज्य रहा था गागरोन। इसी गागरोन में अपने संत पिंपाजी के बारे में पढ़ते हैं। प्रताप सिंह जी खिंची जो बड़े शूरवीर थे और आगे चल करके रामानंद जी से दीक्षा लेते हैं और राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाते हैं। तो उसी गागरोन के खिंची चौहान वंश में महान पराक्रमी योद्धा हुए थे अचलदास खिंची, जिनके काल में गागरोन का पहला साका हुआ था। और मांडू के एक राजा थे होसंग शाह, वो गागरोन पे आक्रमण करते हैं और अचलदास खिंची उस समय गागरोन के राजा थे। अचलदास खिंची के नेतृत्व में केसरिया होता है और उनकी रानी लाला मेवाड़ी जो कुंभा की बहन थी उनके नेतृत्व में जौहर किया जाता है। तो अचलदास खिंची जब गागरोन के नरेश थे, गागरोन के राजा थे, तो उस समय जब मांडू के सुल्तान होसंग शाह जो है वो गागरोन पे आक्रमण करते हैं और एक लड़ाई होती है 1444 के आसपास, जिसमें अचलदास खिंची लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। उनके ही दरबारी कवि शिवदास गार्डन ने अचलदास खिंची की वीरता का बखान और उन दोनों राजाओं की लड़ाई का वर्णन इस किताब में किया। अचलदास खिंचीरी वचनिका के जो लेखक है वो है शिवदास गार्डन। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि अचलदास खिंचीरी वचनिका लिखी किसने है, तो इसके लेखक का नाम आपको ध्यान रखना है, शिवदास गार्डन। अचलदास खिंची कहां के राजा थे? तो गागरोन के राजा थे। गागरोन के शासक, गागरोन झालावाड़ में है। गागरोन के शासक अचलदास खिंची, अचलदास खिंची। तथा मांडू के सुल्तान, मांडू मध्य प्रदेश में, मांडू के सुल्तान होसंग शाह, होसंग शाह। होसंग शाह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है इसमें। रीट में तो पिछली बार मेंस में पूछा गया था, अचलदास खिंचीरी वचनिका में किन दो शासकों के बीच लड़ाई रो उल्लेख है? तो आपको ध्यान रखना, गागरोन के राजा अचलदास खिंची और मांडू के सुल्तान होसंग शाह, इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है उसका वर्णन इस किताब में किया गया है। गागरोन का पहला जो साका हुआ था अचलदास खिंची के काल में, उसका वर्णन है इसमें। गागरोन के प्रथम साके का वर्णन है। गागरोन के इतिहास में अपने पढ़ते हैं कि दो साके हुए हैं, पहला अचलदास खिंची के काल में और दूसरा अचलदास खिंची के बेटे पालन सिंह के काल में। 1423 में पहला साका हुआ था, दूसरा 1444 में हुआ था। ठीक है, 1423 में जो पहला साका हुआ था वो अचलदास खिंची के काल में हुआ था और दूसरा 1444 में पालन सिंह जो अचलदास खिंची का बेटा था उसके काल में हुआ था। उस समय भी मांडू के एक राजा थे महमूद खिलजी, वो गागरोन पे आक्रमण करते हैं, गागरोन पे अधिकार कर लेते हैं। अचलदास खिंची का बेटा पालन सिंह किला छोड़ करके चले जाते हैं और मांडू के राजा महमूद खिलजी जो है वो गागरोन पे अधिकार कर लेते हैं। गागरोन का नाम बदल करके मुस्तफाबाद कर देते हैं। ठीक है, तो गागरोन का जो पहला साका हुआ उसका वर्णन इसमें किताब में किया गया। ये जो वचनिका है ये डिंगल शैली में है। अचलदास खिंचीरी जो वचनिका है ये आपको ध्यान रखना कौन सी शैली में लिखी गई है? डिंगल शैली में लिखी गई है। दूसरी जो वचनिका है, दूसरी वचनिका का नाम है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। राठौड़ रतन सिंह
ये ऐसे लिखा हुआ है रतन सिंह, ध्यान रखना। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका, महेश दासोत्री वचनिका, ये दूसरी वचनिका है जिसके लेखक है एक चारण कवि जग्गा खिड़िया। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका जो है, इसके लेखक का नाम है जग्गा खिड़िया, लेखक है जग्गा खिड़िया, जग्गा खिड़िया। खिड़िया चारणों की गोत्र है, जग्गा जी कवि का नाम है। देखिए, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका है क्या? तो राठौड़ रतन सिंह एक राजा है, रतलाम के राजा है। राठौड़ों की एक शाखा रतलाम में शासन करती है और महेश दासोत उस गोत्र का नाम था, इसलिए राठौड़ रतन सिंह का पूरा नाम है ये राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। तो रतलाम के राजा राठौड़ रतन सिंह जो है, उनकी वीरता का वर्णन इस किताब में किया गया है। आपने इतिहास में धर्मत युद्ध के बारे में पढ़ा होगा। जब शाहजहां बीमार हो जाता है तो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, जिसमें एक तरफ दारा सिकों की फौज रहती है, शाही फौज, और एक तरफ आलमगीर, जिसको हम औरंगजेब कहते हैं, उसकी फौज रहती है। तो दारा सिकों का जो सेनापति है वो युद्ध के एन टाइम पर विश्वासघात करता है। तब दारा सिकों की फौज का नेतृत्व रतलाम के राजा राठौड़ रतन सिंह करते हैं। औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत की लड़ाई में काम आ जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो राठौड़ रतन सिंह की उसी वीरता का वर्णन कवि जग्गा जी खिड़िया ने इस किताब में किया है। धर्मत युद्ध का वर्णन किया गया है। ये राठौड़ रतन सिंह रतलाम के राजा हैं जो धर्मत की लड़ाई में औरंगजेब के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। रतलाम के शासक राठौड़ रतन सिंह की वीरता का वर्णन, राठौड़ रतन सिंह की वीरता का वर्णन। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में दारा सिकों और औरंगजेब की फौज के बीच में, उस धर्मत युद्ध का वर्णन है। और इसी धर्मत युद्ध में दारा सिकों की फौज का नेतृत्व करते हैं रतलाम के राजा राठौड़ रतन सिंह। तो दो वचनिका रचनाएं आपने ध्यान रखनी है। सबसे लोकप्रिय ये है अचलदास खींची वचनिका, जो गागरोन के राजा अचलदास खींची के वीरता पे लिखी हुई है। गागरोन का जो पहला साका हुआ 1423 में अचलदास खींची के काल में, उसका वर्णन इसमें किया गया है। होशंगसा और अचलदास खींची के बीच जो युद्ध हुआ उसका वर्णन इसमें किया गया है। डिंगल शैली में लिखी है, शिवदास गार्डन नाम के एक चारण कवि ने लिखी है। दूसरी वचनिका आपको ध्यान रखना है, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। ये राठौड़ रतन सिंह रतलाम के राजा धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध दारा सिकों की फौज का नेतृत्व करते हैं और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो उनकी वीरता पे जग्गा जी खिड़िया ने ये लिखी है। तो वचनिका साहित्य जो है ये गद्य और पद्य दोनों की मिश्रित शैली में लिखी जाने वाली तुकांत रचनाएं हैं। शासकों की वीरता का वर्णन इसमें किया जाता है और विशेष करके गद्य और पद्य के मिश्रण में ये लिखी जाती है। ये अपने ध्यान रखनी। चलिए, राजस्थानी साहित्य में दो तीन शब्द और देख लेते हैं अपने। राजस्थानी साहित्य में एक तो शब्द ध्यान रखना है आपको, झूलना। झूलना, झूलना किसको कहते हैं? तो झूलना एक तरह से मात्रिक छंद रचनाएं होती है डिंगल शैली की, और इसमें छंदों की जो मात्राएं हैं वो निर्धारित होती है। जैसे आपने एक उदाहरण सुना होगा, महाराणा प्रताप रा झूलना, जो राणा प्रताप के महान कवि मालाजी सांधू, और महान कवि के साथ साथ बड़े शूरवीर योद्धा भी थे, हल्दीघाटी युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाते हैं। तो झूलना एक तरह से मात्रिक छंद रचनाएं होती है, मात्रिक छंद रचनाएं, मात्रिक छंद रचनाएं। उदाहरण के तौर पे आपको ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप रा झूलना, महाराणा प्रताप रा झूलना। महाराणा प्रताप रा झूलना जो है ये मालाजी सांधू ने लिखे हैं। माला सांधू, सांधू चारणों की एक गोत्र है, कवि का नाम है मालाजी। रामाजी सांधू अभी अपने पढ़ा ही था। राणे उदय सिंह जी की वीरता पे, महाराणा उदय सिंह की वीरता पे उन्होंने लिखा राणे उदय सिंह री वैली। और मालाजी सांधू ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में महाराणा प्रताप की वीरता पे राणा प्रताप रा झूलना लिखा है। एक होती है जमाल। राजस्थानी साहित्य की रचनाओं में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, जमाल। झूलना और जमाल ये दोनों ही वैसे मात्रिक छंद रचनाएं होती है, पर जमाल में थोड़ा सा अंतर होता है। जमाल में क्या होता है, हर पांचवें चरण के बाद जो पहला दोहा होता है उसकी अंतिम जो पंक्ति होती है उसकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे अपने मंदिरों में आरती बोलते थे, तो आरती बोलते थे तो बीच वाला जो अंतर है वो तो पल्ले पड़ता नहीं था। एक लाइन जो बार बार रिपीट होती थी, ओम जय जगदीश हरे, है ना, वो जोर से बोलते थे। तो जमाल रचनाओं की खास बात ये होती है, हर 5 चरण के बाद
हर 5 चरण के बाद में पहला जो दोहा होता है उसकी अंतिम पंक्ति जो है वो पुनरावृत्ति होती है। जमाल भी एक तरह से मात्रिक छंद रचनाएं, राजस्थानी साहित्य की मात्रिक छंद रचनाएं, मात्रिक छंद रचनाएं। पर इनकी खास बात क्या, विशेषता क्या है, तो विशेषताएं ध्यान रखनी है। प्रत्येक 5 चरण के पश्चात इन रचनाओं में पांचवें चरण के पश्चात प्रथम दोहे की अंतिम पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है। पहले दोहे की जो लास्ट लाइन होती है वो रिपीट होती है, अंतिम पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है। तो जमाल और झूलना ये दोनों ही मात्रिक छंद रचनाएं हैं। जमाल की विशेषता ये होती है कि हर 5वें चरण के बाद पहला दोहा जो होता है उसकी लास्ट लाइन जो है वो इसमें रिपीट होती है। चलिए, राजस्थानी साहित्य में अगला जो शब्द है वो है आपके मर्स्य, मर्स्य या मर्स्य। मर्स्य या मर्स्य होते क्या है? सीधा प्रश्न जो आता है वो इसी लैंग्वेज में आता है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पे लिखी जाने वाली रचनाएं क्या कहलाती है, तो उनको मर्स्य कहते हैं। होता क्या था कि राजा महाराजाओं के दरबार में जो कवि होते थे, जैसे राजा की मौत हो गई या कोई दरबार का सम्मानित व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई, तो बाकायदा उनकी मृत्यु पे गीत लिखे जाते थे और उन गीतों में उनकी प्रशंसा का बखान किया जाता था, उनकी उपलब्धियों को गिनाया जाता था। तो उन गीतों को, उन रचनाओं को मर्स्य कहते हैं। तो मर्स्य है क्या, पहले तो इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाने वाली रचनाओं को या गीतों को क्या कहा जाता है? मर्स्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कल्ला राय मल्होत्रा मर्स्य बहुत लोकप्रिय है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सिवाना के नरेश कल्ला रायमलोत, हालांकि कल्ला रायमलोत के तो जीवित मर्स्य लिखे थे, कल्ला रायमलोत्रा मर्स्य, है ना, जो बड़े शूरवीर थे, अकबर की फौज से युद्ध लड़ते हैं, माना इनके ही काका उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह इन पे आक्रमण करते हैं अकबर के कहने पे। सिवाना का साका होता है, आज भी सिवाना कल्ला रायमलोत की वीरगाथा के लिए जाना जाता है। कल्ला रायमलोत की वीरता के लिए कवि लिखते हैं कि किलो अणखलो यूं कहेर आव कला राठौड़, मो सिर बांधे मो हणूर तो सिर बांधे मोड़। अणखलो किलो सिवाना के किले को कहते हैं। तो ये सिवाना का किला कल्ला रायमलोत की वीरता के लिए जाना जाता है। उसी कल्ला रायमलोत ने अपने जीवित मर्स्य लिखवाए थे बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से। पृथ्वीराज राठौड़, ऐसे ही खूब सारे उदाहरण मिलेंगे मर्स्य में, जैसे राणे जगपत्रा मर्स्य, राणे जगपत्रा मर्स्य, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पे लिखे गए थे राणे जगपत्रा मर्स्य। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर, तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पे जो मर्स्य लिखे गए तो वो मर्स्य है राणे जगपत्रा मर्स्य। तो किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पे जो रचनाएं लिखी जाती है उन रचनाओं को मर्स्य या मर्सिये कहते हैं। फिर एक शब्द आपको ध्यान रखना है, टब्बा। राजस्थानी साहित्य में एक शब्द है टब्बा। टब्बा, टब्बा होता है क्या? तो किसी भी ग्रंथ के मूल पृष्ठ पे जो संक्षिप्त टीका लिखी जाती है, टीका का मतलब उसका सारांश लिखा जाता है ग्रंथ के मेन पृष्ठ पे। जैसे मान लो राणा प्रताप की वीरता पे कोई किताब लिखी हुई है तो उसकी समरी लिखी हुई रहती है कि भाई हाँ ये राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखी हुई एक रचना है। तो किसी भी ग्रंथ के मूल पृष्ठ पे जो संक्षिप्त टीका लिखी जाती है, सारांश जो लिखा जाता है, उसको टब्बा कहते हैं। अगर उसको विस्तृत लिख दिया जाए तो वो साहित्य में बाला अवबोध कहलाती है। तो इनकी परिभाषाएं आपको आनी चाहिए। किसी ग्रंथ के
मूल पृष्ठ पर लिखी जाने वाली संक्षिप्त टीकाएं, लिखी जाने वाली संक्षिप्त टीकाएं, उनको बोलते हैं टब्बा। अगर इसी टीका को थोड़ा विस्तृत एक्सप्लेन बढ़ा चढ़ा करके कर दे प्रशंसा के रूप में तो वो कहलाएगा बालावबोध। साहित्य में उसको बोलेंगे बालावबोध। किसी ग्रंथ के मूल पृष्ठ पे लिखी जाने वाली विस्तृत टीकाएं होती है। टीका का मतलब सारांश होता है, वैसे ये विस्तृत टीकाएं होती है। तो किसी ग्रंथ के मूल पृष्ठ पे लिखी जाने वाली संक्षिप्त टीकाएं तो कहलाती है टब्बा। और अगर इसको विस्तृत रूप से लिख दिया जाए, फुल एक्सप्लेन करके लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? बालावबोध। फिर एक शब्द आपको ध्यान रखना है, कक्का। इनकी केवल परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। कक्का वह राजस्थानी रचना है जिसमें वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का प्रयोग किया जाए, उन राजस्थानी रचनाओं को कक्का कहते हैं। परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। वह राजस्थानी रचनाएं जिनमें वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का प्रयोग किया जाए, जिनमें वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का प्रयोग किया जाए। तो वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण से लिखी जाने वाली जो रचनाएं हैं उनको कक्का कहते हैं। एक शब्द आपको ध्यान रखना है, कूट या हियाली। राजस्थानी साहित्य में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, हियाली। वैसे मारवाड़ के लोग हियाली कहते हैं कि भाई अंतरात्मा, कलेजा है ना, कालजा, मन। कूट और पहेलियों का जो साहित्य है, सीधा नहीं लिख करके उसको पहेलियों के रूप में लिख दिया जाए तो वो रचनाएं क्या कहलाएगी? हियाली कहलाएगी। कूट और पहेलियों के रूप में लिखाई जाने वाली राजस्थानी रचनाएं, उनको बोलेंगे हियाली। कूट व पहेलियों के रूप में लिखी जाने वाली राजस्थानी रचनाएं। तो जिनको पहेलियों के रूप में लिखा जाए उन साहित्यिक रचनाओं को क्या कहा जाता है? उनको हियाली कहा जाता है। एक शब्द आपको ध्यान रखना है, कुलक। कुलक नाम से पता चल रहा है जिसमें किसी कुल या वंश का वर्णन किया जाए उन रचनाओं को बोलते हैं कुलक। किसी वंश या कुल का वर्णन किया जाए, जिन रचनाओं में किसी वंश या कुल का वर्णन हो उन रचनाओं को क्या कहा जाता है? उनको कुलक कहा जाता है। एक शब्द आपको ध्यान रखना, विलास। ये सारे शब्द रटने पड़ेंगे, इनकी परिभाषाएं आपको रटनी पड़ेगी। विलास ऐसी रचनाएं जिसमें किसी शासक की भोग विलासिता और उनके आमोद प्रमोद का वर्णन हो तो उनको बोलते हैं विलास। शासकों की भोग विलासिता और आमोद प्रमोद का वर्णन, शासकों की भोग विलासिता व उनके आमोद प्रमोद का वर्णन, जिनमें राजाओं के एक तरह से वैभव और उनकी विलासिता का वर्णन हो, उनकी मौज मस्तियों का वर्णन हो, उन साहित्यिक रचनाओं को क्या कहा जाता है? उनको विलास कहा जाता है। तो ये अपने राजस्थानी साहित्य की कुछ एक शब्दावली पढ़िए, बाकी की सारी चीजें अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।